गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं फर्स्ट चैप्टर बीएसटी का जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में हमेशा आए हैं, मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम में हमेशा पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये हम खुद से प्रिपेयर किए हैं क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं वीडियो। First question है definition and concept of management. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Or management is a distinct process consisting of planning, organizing, activating and controlling performed, determined and accomplished objective by the use of the people and resource. इसके जो भी ये जो है डिफिनेशन वो जोज आर्टेरी के द्वारा लिखा गया है। इसमें बता रहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए उसमें उसके साथ मतलब इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों को एक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं रोल। और इसमें बोल रहा है कि मैनेजमेंट जैसे डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जो कंसिस्टेंट लगातार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग, कंट्रोलिंग करते रहता है। इसकी कंटिन्यूस प्रोसेस भी एक तरह से बोला जा सकता है जो अपने रिसोर्स को यूज़ करके अपने गोल को अचीव किया जाता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, it refers to completion of task on time. It refers to completion of task correctly with minimum cost with no wastage of resource. इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब है इफेक्टिवनेस में होता है कि जो भी काम होते हैं वो ऑन टाइम ख़त्म करना पड़ता है, और इफेक्टिवनेस में इफ़िशियंसी में उसका टाइम का कोई फिक्स नहीं है, बट इसमें सही से काम हो, मिनिमम कॉस्ट का यूज़ हो और कोई नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट है इट इज़ कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ इन रिजल्ट एंड इट इज़ कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्स एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स। सेकेंड पॉइंट का है इफेक्टिवनेस। इसमें बोल रहा है कि ये एंड ऑफ रिजल्ट को बताता है, मतलब कि इस पहले बता दिया ना फिक्स टाइम है, तो इसीलिए इसको रिजल्ट आने के टाइम पता चलता है कि कितना अच्छा अचीव को गोल कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। और इफिशियंसी सेकेंड पॉइंट बता रहा है कि इसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्स, मतलब कम से कम खर्च में कितना ज़्यादा हम बेनिफिट किए हैं। एंड थर्ड पॉइंट है प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शंस ऑन टाइम और प्रोसेसिंग टारगेट प्रोडक्शंस टू मिनिमम कॉस्ट। एंड थर्ड का बता रहा है जो भी हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसको ऑन टाइम सही टाइम पे बनाने के लिए, और इफ़िशियंसी में बता रहा है कि जो भी हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसको मिनिमम कॉस्ट पे बनाना है। एंड फोर्थ नंबर है द क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट एंड इट्स कॉम्प्लेक्शंस विद द गिवन टाइम एंड द फोकस इज ऑन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। There is a continuous cost benefit analysis. Example, more benefits at a lower cost. इसमें बता रहा है कि फोर्थ पॉइंट में जो भी इफेक्टिवनेस होता है उसमें ऑन टाइम अपने क्वालिटी को देखते हुए ऑन टाइम पे हम प्रोडक्ट मतलब अपने गोल को अचीव करना है, और इफ़िशियंसी में बता रहा है कि अपने फोकस करना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कि फोकस करना है कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले। एंड थर्ड क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। इसका है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये हर जगह काम करता है, स्कूल, कॉलेज और भी ऑफिस वगैरह हो गए, बड़े बड़े कंपनीज में सब में लागू होता है। गोल मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव, ये सभी जगह लागू होता है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिमेंशनल, मतलब कि कैटेगरी वाइज इसमें काम होते जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी होता है, जैसे कि बहुत टीचर होते हैं, एक टीचर तो किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं। स्कूल जब चलाते हैं, कॉलेज वगैरह, उसमें कोई एक टीचर तो नहीं चलाता है, उसमें ग्रुप होते हैं टीचर्स के। वैसे ही मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, इसमें डायनेमिक फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट इज अ इंट्रांजिबल फोर्स, इसमें इंट्रांजिबल फोर्स होते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।
फर्स्ट है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। इसमें हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। इंक्रीज इफ़िशियंसी को इंक्रीज करता है। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प भी करता है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को डेवलप करने का हेल्प भी करता है। आगे का क्वेश्चन है मैनेजमेंट फंक्शंस और एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, फार्मिंग प्लान्स एंड पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, असेंबलिंग ऑल रिसोर्स, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, परफॉर्म अप्रोप्रिएट्स। ये है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके जो भी फंक्शंस है उसको बताए गए हैं, तो ये प्लीज़ आप देख लें और याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को ये याद करने में आसानी हो। सो इसका होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। अब आगे आते हैं लोअर लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल के फंक्शंस। रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स, गुड वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, मेंटेनिंग क्वालिटीज स्टैंडर्ड। ये हमारे फंक्शंस हो गए। अब इसको हम समझते हैं एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट फिगर के थ्रू। टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और जो मिडिल लेवल में आते हैं परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड, डिविजनल हेड, ईटीसी। और भी आते हैं बहुत सारे नाम, लेकिन थर्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एक्जीक्यूटिव, ईटीसी। ये हम फिगर के थ्रू आपको समझाए हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा आते ही है, प्लीज़ आप लोग भी इसको देख के जाइएगा अच्छे से। है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। ये आगे चल के हम इसका अलग अलग चैप्टर भी पढ़ेंगे, बट ये हमें अभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाई करनी है। बस इसमें हम छोटे छोटे डिफिनेशंस पढ़ेंगे, आगे अगले इसके जो भी चैप्टर आएंगे उसमें हम इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग रिफर्स टू थिंकिंग बिफोर डूइंग। जनरली स्पीकिंग, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज डू बी डन। प्लानिंग बताता है कि पहले थिंकिंग करता है, उसके बाद काम करता है, पहले सोचता है उसके बाद काम करता है। तो इसमें पहले ही डिसाइड करता है कि व्हाट इज टू बी डन, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कितना करेंगे, कैसे कौन क्या करने वाला है, ये सब के बारे में हम प्लानिंग में सोच करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, अ ग्रुप ऑफ सोर्स फॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में होता है क्या कि हम प्लानिंग में सोच लिए कि हमको कौन क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, और ऑर्गेनाइजिंग में हम उस चीज़ को, अगर हमको कोई काम करना है तो हमको सामान लाना होगा, इतना ये सामान हो, इसका ये सामान है, उसका का काम करते हैं। उसके बाद स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम टू अपॉइंट एम्प्लॉय सो दैट द ऑब्जेक्टिव इज अचीव थ्रू यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्स। स्टाफिंग में ये होता है कि प्लानिंग में हम सोचे, ऑर्गेनाइजिंग में हम उसको इकट्ठा किए, जमा किए, ऑर्गेनाइज किए। उसके बाद स्टाफिंग में किए कि हम कौन करेगा वो काम, किसको अपॉइंट करें हम कि ये चीज़ वो काम करे। उसके बाद है डायरेक्टिंग, टू गिव द गाइडलाइंस टू इट्स एम्प्लॉयज द ऑब्जेक्टिव इज अचीव द गोल। डायरेक्टिंग में होता है कि और प्लानिंग में सोच लिए, राजी में इकट्ठा भी कर लिए, और स्टाफिंग में हम अपॉइंट भी कर दिए कि कौन क्या करने वाला। अब उसको देखभाल करने के लिए कोई तो होगा, वही डायरेक्टिंग जो देखभाल जो करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, वो डायरेक्टिंग का काम होता है। तो ये डायरेक्टिंग का हो गया। अब एक बचा कंट्रोलिंग का, वो आप खुद से नोट्स बना लीजिएगा। सो ठीक है ना, क्योंकि मेरे से वो छूट गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और एक इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके अंडर में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्रिएशन ऑफ कस्टमर, मार्केट शेयर, इनोवेशंस, इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव में इन्वायरमेंट एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव, वेलफेयर स्कीम, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन वेलफेयर, बेटर ह्यूमन रिलेशंस एंड
इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक्स एक्सपेक्टेशन फॉर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर स्टेटस एंड ग्रोथ, ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सो हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, साइंस एंड बोथ। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट refers to the practical application of existing knowledge skillfully. And management as a science, science refers to the systematic body of knowledge which is acquired on the basis of observation and experiment, and the verification of this knowledge is possible. इसमें बता रहा है कि जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, आर्ट में हम आर्ट रिफर्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आर्ट में हम प्रैक्टिकल कोई भी नॉलेज को, स्किल को सीखते हैं, जैसे कि ड्राइंग, डांसिंग हो गया, ये सब हम प्रैक्टिकल तौर पे हम सीख पाते हैं, नॉलेज को ले पाते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ साइंस, साइंस में बता रहा है कि ये एक सिस्टमेटिक बॉडी नॉलेज होता है, जो इसमें बेसिक तौर पे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है, उसको एक्सपेरिमेंट करना होता है, उसको वेरिफिकेशन करना होता है, तब वो हमारे नॉलेज को पॉसिबल करता है, मतलब उसको अचीव करता है अपने। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस। इन सिंपल वर्ड, इट कैन बी शेड दैट टू be information about a subject, it is science, and putting the information to practice is on art. For example, studying engineering is a science, and after study work as an engineer is an art. Yes, management is both an art and science. जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू भी देख ही रहे हैं, जो भी इंजीनियर का पढ़ाई करता है वो एक तरह से साइंस है, वो बस प्रैक्टिकल नहीं, बस वो थ्योरिकल पढ़ के नॉलेज वो साइंस हो गया, और उसी चीज़ को जो पढ़ा है उसको वो वर्क करता है, वो काम करता है उस चीज़ को, वही चीज़ आ गया आर्ट्स में। एंड 10 क्वेश्चन है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांस। तो कोऑर्डिनेशन, synchronization of efforts from the standard point of their time, the sequence of execute, or coordination is the base or primary function of every manager. Yes, coordination, सामंजस्य, मतलब कि कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी लोअर मैनेजमेंट और क्या बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो दोनों का कोऑर्डिनेशन कौन करता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में संबंध नहीं होंगे तो टॉप लेवल पर कैसे जा पाएंगे। इस टाइप का ही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोई भी कंपनी में, अगर कोई भी स्कूल कॉलेज में देख लीजिए, अगर टीचर और प्रिंसिपल का नहीं बनेगा तो बीच में स्टूडेंट किसके पास जाएगा, स्टूडेंट और टीचर का नहीं बनेगा तो प्रिंसिपल के पास जाएगा, प्रिंसिपल और स्टूडेंट का नहीं बनेगा तो वो टीचर्स के पास जाएंगे। इस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसमें आता है इंट्रीगेट्स ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑल परवेसिव, डिलिबरेटेड फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। और एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, specialization, balancing of skill and ability, confirmation of actual result with plan, coordination between the objective and available resource, ensure harmonious working। अब आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर आई थी फर्स्ट चैप्टर का, अब लाऊंगी नेक्स्ट क्लास में सेकेंड चैप्टर का। तो प्लीज़ मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।